आज हम लोग देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो स्फिंगोलिपिड्स हैं तो ये सभी बनते हैं स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि सबका डिग्रेडेशन जो है वो लाइसोसोम में होता है। ठीक है ना। तो अगर जीन म्यूटेशन हो, लॉस ऑफ फंक्शन मतलब वो म्यूटेशन जिसमें फंक्शन लॉस हो गया। अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो, occurs, अगर हो, then what shall happen, क्या होगा, है ना। तो हम सब जानते हैं कि जीन जीन से प्रोटीन। अगर सोचो कि लॉस ऑफ फंक्शन हो, तो हम यहां क्रॉस कर दें तो प्रोटीन कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। कैसा बनेगा प्रोटीन? डिफेक्टिव प्रोटीन। तो रिजल्ट क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन। प्रोटीन का जो काम है वो काम नहीं कर पाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं ये है स्फिंगोमाइलिन का। ठीक है ना। अब आप देखिए कैसे इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सेरामाइड, सेरामाइड जानते हैं, यूनिट है, आप सबने अभ्यास किया भी होगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, और यहां पर जुड़ा हुआ है 5 एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक स्फिंगोलिपिड का है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर एक स्फिंगोलिपिड का है। अब ये पूरा का पूरा एक स्फिंगोलिपिड है, और इस स्फिंगोलिपिड लिपिड में आप देखिए कि कैसे मेटाबॉलिज्म को हम रन कराते हैं। अभी हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वह है इस बॉन्ड को डाइजेस्ट करना। हम इसको एरो मारते हैं, मतलब एरो डालने से क्या होता है कि इस बॉन्ड को हमको डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्ट करने के लिए हमको किस प्रकार का एंजाइम चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। तो यहाँ तो गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज के लिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यह एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोज के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि गैलेक्टोज बाहर निकल जाए। ये देखिए गैलेक्टोज बाहर टूटकर निकल गया। ठीक है। अब मान लो इस एंजाइम में जीन म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए। ठीक है ना। यही सब चीज को एकदम अच्छे से बारीक से समझिएगा। अभी तो ये अच्छा काम किया, इसको यही काम करना था। सपोज करिए कि अगर ये एंजाइम में जीन म्यूटेशन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन, उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इसका मतलब हो गया लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर इस एंजाइम में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो यहां एक बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी। और रेयर जेनेटिक डिजीज, मतलब नॉर्मली नहीं होता ये।
बहुत कम होता है और इसका नाम है गैंग्लियोसिडोसिस। क्या नाम है जरा बोलिए तो सब लोग। गैंग्लियोसिडोसिस। बहुत बढ़िया, गैंग्लियोसिडोसिस। वेरी गुड। अगर यह एंजाइम ठीक है तो नॉर्मल प्रोसेस हुआ, गैलेक्टोज बाहर निकला। अगर यह एंजाइम ठीक नहीं है तो गैलेक्टोज बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? एक बीमारी होगी जिसका नाम है गैंग्लियोसिडोसिस। और गैंग्लियोसिडोसिस में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ गैंग्लियोसाइड इन न्यूरॉन्स में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो यहां से लेकर यहां तक का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये गैंग्लियोसाइड का। ये डिग्रेड ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंजाइम डिफेक्टिव है। क्यों एंजाइम डिफेक्टिव है? क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया जीन में। तो रिजल्ट क्या हुआ कि सेल में इसको डाइजेस्ट हो जाना था, रिसाइकल हो जाना था। अब सेल में ये डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इस सेल के अंदर ये धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और उसका रिजल्ट, सेल नहीं बोले कि कचरा जमा होना शुरू होगा। सब चीज का अपना एक लाइफ है ना, हर चीज का अपना एक लाइफ होता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि सेल में धीरे 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 जमा होना शुरू हुआ, ऐसे जमा होना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब देखो ऐसे ही होता है। इसका माइक्रोस्कोप में भी जो डायग्राम दिखा गया वो इसी तरह से होता है। धीरे धीरे अगर ऐसा होगा, ये सेल क्या करेगा? सेल डाइज। और मान लो कि जिस जिस काम के लिए नर्व सेल था, अगर वो नर्व सेल मान लो कि मेमोरी के लिए था, तो मेमोरी लॉस हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से ऐसे डिफेक्ट्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, इसे कुछ पूछना है इसमें? चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गैंग्लियोसाइड है इससे निकल गया। अब क्या क्या बचा? अब बचा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और 5 एसाइल एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ये बचा। अब जो अगला बॉन्ड तोड़ना है उस कौन सा बॉन्ड है? वो ये है गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बीच में। ठीक है, इससे क्वेश्चंस रहता है, आप बहुत अच्छे से देखिए। अगर ये टूट जाएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बचेगा क्या? सिरामिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और यहां पर 5 एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ये बचेगा। इसके लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है, एंजाइम का नाम है हेक्सोसामिनिडेज ए। जरा बोलिए तो सब लोग, उच्चारण करिए। हेक्सोसामिनिडेज ए। अगर ये एंजाइम ठीक से काम करेगा, इस प्रकार से होगा कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन टूटकर बाहर निकल जाएगा और ये रिमेनिंग बचेगा। अगर सोचो कि इसमें एक जीन म्यूटेशन हो जाए, ये सब रिपोर्टेड है, याद रखना, ये सभी रिपोर्टेड है। ये जो जीन म्यूटेशन आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब रिपोर्टेड है। तो बीमारी का नाम होता है ते सैक डिजीज। ये सभी क्या है? रेयर जेनेटिक डिजीज, मतलब बहुत कम होते हैं, है ना? रेयर जेनेटिक डिजीज। और जानते हैं इसके बारे में सभी क्या है? यह है स्टोरेज प्रॉब्लम इन सेल। इन सब में क्या है?
कि जो चीज नहीं, अब जैसे कि देखो कचरा जमा हो जाता है, मान लो शहर में कभी कोई हड़ताल हो जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो जगह जगह पर कचरा जमा होना शुरू होता है और उस कचरा से बदबू फैलता है, वहां कीड़े मकोड़े और महामारी बीमारी फैलता है ना, हैजा, इस तरह की बीमारियां वहां फैलती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। क्यों स्वच्छता रखनी चाहिए? क्योंकि अगर स्वच्छ रहेगा तभी ना हम लोग फिर कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो सेल भी ऐसा ही जगह है, जो चीज बना है वो डिग्रेड होगा लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम में वो डिग्रेड नहीं होगा तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और जमा होते 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 क्या होगा, पूरे सेल में वही जमा हो जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा, पूरे शहर में कचरा जमा होगा। तो जिस तरह शहर की हालत खराब हो जाएगी, उसी प्रकार से एक सेल की भी हालत क्या होगी, खराब हो जाएगी, और सेल जो है वह बीमार पड़ेगा, और उसके कारण कई प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं। अभी क्या क्या बचा हुआ था हमारे पास? तभी हमारे पास है सीरामाइड, और सीरामाइड से क्या जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज। अभी हम इतना ही है, और यहां पर है 5-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये जुड़ा हुआ है। अब जो अगला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है वह बॉन्ड है गैलेक्टोज और न्यूरामिनिक एसिड के बीच में। इसके लिए क्या है, एक एंजाइम यूज होगा, ठीक है, इसके लिए एक एंजाइम यूज होगा, और उस एंजाइम का नाम होता है गैंग्लियोसाइट न्यूरामिनिडेज। अगर आप नॉर्मली लिखना चाहते हैं तो आप इसको न्यूरामिनिडेज भी लिख सकते हैं, न्यूरामिनिडेज, ठीक है ना, न्यूरामिनिडेज। क्योंकि हम लोग गैंग्लियोसाइड में पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए आप चाहे लिखें सो गैंग्लियोसाइड न्यूरामिनिडेज। अगर ये एंजाइम काम करेगा तो बाहर क्या टूट कर निकलेगा, 5-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, और बचेगा क्या, सेरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। इसमें अब तक कोई भी जीन म्यूटेशन रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई जीन म्यूटेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। जहां रिपोर्टेड है हम सिर्फ उसी को कर रहे हैं। अब अगला में कौन सा टारगेट है बॉन्ड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बीच का बॉन्ड। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच का बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो गैलेक्टोज बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा, जो एंजाइम का नाम है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसमें भी अब तक कोई म्यूटेशन रिपोर्टेड नहीं है, तो बचेगा क्या, सेरामाइड एंड ग्लूकोज। अब लास्ट जो बॉन्ड यहां टूटने वाला है वो है ये सिरामाइड और ग्लूकोज के, ठीक है। फिर एक एंजाइम यहां पर आएगा, और उस एंजाइम का नाम क्या होगा, चूंकि अभी हम ग्लूकोज को तोड़ जा रहे हैं, इसका नाम होगा सेरेब्रो सेरेब्रोसाइडेज। और अब अंत में क्या प्रोडक्ट बचेगा हमारे पास, सिरामाइड। हम सब जानते हैं कि इसकी एंड प्रोडक्ट है, और यहां से क्या निकल गया, ग्लूकोज। इसका भी कोई म्यूटेशन और कोई एरर, अब बीमारी अब तक इसका रिपोर्टेड नहीं है। तो अभी जो आपने पढ़ा, आपने गौर किया होगा कि किस प्रकार से जो स्फिंगोलिपिड्स है, ये एक उदाहरण है, ऐसे सभी लिपिड्स का ऐसा ही होता है, किस प्रकार से स्फिंगोलिपिड का डाइजेशन किया जाता है ना, और उसके दरमियान में किस किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं अगर एक म्यूटेशन वहां हो जाए। और म्यूटेशन के उपरांत जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेयर जेनेटिक डिजीज। ये कॉमन जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये सभी रेयर जेनेटिक डिजीजेज हैं, और इन बीमारियों से धीरे धीरे एजिंग होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, अंग जो ऑर्गन है वो फेल हो जाता है, और मौत तक हो सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा सोचें, तो इससे इस तरह के एरर्स नहीं होते हैं।
तो ये अभी आपने एक मेटाबॉलिज्म का एक एग्जाम्पल पढ़ा क्या हुआ। देखिए जैसे है ते सैक डिजीज। ते सैक डिजीज क्या है? रेयर जेनेटिक डिजीज, रेयर जेनेटिक डिजीज। और ये डिजीज क्यों होता है? कॉज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ। किसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण ये होता है ते सैक डिजीज? कौन सा जो जीन है वह इसमें मिस होता है, गड़बड़ होता है ना? क्योंकि यही सब चीज तो हमको दिमाग में रखना है ना। तो हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हेक्सोसैमिनिडेज जीन। वो जीन जो इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेक्सोसैमिनिडेज, उसमें अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो सेल के अंदर में एक रेयर जेनेटिक डिजीज डेवलप करता है। इसका नाम होता है ते सैक डिजीज। ठीक है। अब ये ते सैक डिजीज जो है उसका साइट कहाँ है, किस किस अंग में ये देखा जाता है? तो ब्रेन में देखा जाता है, साथ ही स्प्लीन में देखा जाता है, लीवर में देखा जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये होता है और इसमें क्या होता है कि फेल्योर होता है, फेल्योर ऑफ डाइजेशन ऑफ कौन सा लिपिड? स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन डाइजेस्ट नहीं होता है, देयरफॉर इट स्टोर्स इन सेल्स विदाउट नीड। बिना जरूरत के ये सेल में क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सेल डाइज, सेल मर जाता है। और मरने के बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं वो ते सैक डिजीज कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में बात आई होगी कि कैसे कंडक्ट होता है, कैसे बीमारी रन करता है। हाँ, इस प्रकार से इसमें देखा जाता है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, इसका जिक्र मैंने स्टडी मेटेरियल में किया है, गाउचर्स डिजीज। ऐसे बीसियों डिजीज है। ठीक है ना। गाउचर्स डिजीज के बारे में भी क्या कहते हैं? ये भी रेयर जेनेटिक डिजीज है, ये भी रेयर जेनेटिक डिजीज है। और इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन किसके जीन में होता है? तो ग्लूकोसाइडेज जीन। वो जीन जो ग्लूकोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता है वो यहां पर नहीं बन पाता है। ठीक है। इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? किन अंगों पर इसका प्रभाव रिपोर्टेड किया? ब्रेन एंड स्प्लीन पर। ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है? एबनॉर्मल स्टोरेज। किस चीज का एबनॉर्मल स्टोरेज? ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड्स का एबनॉर्मल स्टोरेज होगा और सेल डाइज। सेल क्या होता है? सेल अंत में मर जाता है। गॉचर्स डिजीज। ठीक है। इस प्रकार से आप देखें कि रेयर जेनेटिक डिजीज जो है वो लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स से कैसे संबंधित है। स्टडी मटेरियल में मैंने कुछ और भी एक दो पाथवे दिया है जो लेनिंजर में बताया गया है। वो आप लोग का होमवर्क है, उसको आप लोग बैठकर पढ़िए और उसको बनाइए। जैसे मैंने बनाया है उसी प्रकार से आप उसको बनाइए, है ना। और बनाकर मुझे बताइए कि आपको उसमें कहां समझने में दिक्कत है। अब जो है हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सल्फोलिपिड्स। अभी हम लोगों ने कौन कौन देखा? फॉस्फोलिपिड,
स्फिंगोलिपिड्स। अब हम लोग थर्ड जो है उसे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फोलिपिड्स। इसको लोग पीएच, सल्फो को पीएच से भी बोलते हैं और एफ से भी लिखते हैं, सल्फोलिपिड्स। स्पष्ट कहता है सल्फोलिपिड्स, इसमें लिपिड्स के साथ सल्फेट ग्रुप, ठीक है, लिपिड्स के साथ सल्फेट ग्रुप है। बहुत ज्यादा ये मिलता नहीं है, कम मिलता है। जैसे कहां मिलता है? फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में यह रिपोर्टेड है, मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में यह रिपोर्टेड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसमें सल्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है ना, और ये सल्फोनेटेड ग्लूकोज हो जाता है, सल्फोनेटेड ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। तो सल्फर जैसे होगा ना कि कैसे जुड़ता है, यह सल्फोनेटेड ग्लूकोज हो जाता है। और ये मेम्ब्रेन में सल्फोनेटेड ग्लूकोज जो होता है वो लिंक्स विथ, किसके साथ लिंक करता है? डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ, डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ। इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में इसकी जो रचना है वह देखी जाती, वहां पर ये कैसे मिलता है। अगर आप सल्फोनेटेड ग्लूकोज को देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर, देखिए कैसे ये दिखता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये OHO हो गया, यहाँ ग्लिसरॉल हो गया, और ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ता है। यहाँ तो 2 ही फैटी एसिड होगा, क्योंकि एक तो एक कार्बन यहाँ इधर आ गया, 2 फैटी एसिड हो गया। और देखो ये जो स्ट्रक्चर, ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। लिपिड्स के बाद हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, और ये सब स्ट्रक्चर में आप मास्टर हो जाइएगा, ठीक है। और यहां से देखो ये कैसे जुड़ता है, ऑक्सीजन, हाँ, CH2, सल्फर, देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये सल्फेट यहां पर जुड़ता है। दिस इज द सल्फेट ग्रुप which binds to glucose, carbon number 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो इसका है बहुत महत्वपूर्ण है वो, एंड दैट इज कॉल्ड 4th नंबर, लाइपोप्रोटीन्स। हम लोगों को कोई भी पूछता है कि बायोमेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ, तो बायोमेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनस होता है। क्या होता है? लाइपोप्रोटीनस होता है, अर्थात लिपिड्स और प्रोटीन्स का कोलैबोरेशन है ना। तो लाइपोप्रोटीन एकदम सामान्य सोच के आधार पर है कि लिपिड के साथ प्रोटीन का एसोसिएशन है, ठीक है। अब लाइपोप्रोटीन्स के कई प्रकार होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स के कई प्रकार होते हैं। आइए उस प्रकारों को थोड़ा सा हम लोग देखें। 5 प्रकार के लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसका नाम होता है HDL। सेकेंड जो ग्रुप है इसमें वो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ओके, इसको बोलते हैं LDL। तीसरा जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, IDL। और जो सबसे लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड काइलो
माइक्रोन, इट इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ये 5 प्रकार के लाइपोप्रोटीन्स देखे जाते हैं। ये जितने लाइपोप्रोटीन्स आप देख रहे हैं, HDL, LDL, VLDL, IDL, ये अगर अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को बांधते हैं, ले जाते हैं, इनका नाम LC, LDLC, यहाँ C स्टैंड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल, C एंड IDLC। इस तरह से लोग इसको लिखते हैं, तो हमेशा डैश देके लिखते हैं। यहाँ C किसको रिप्रेजेंट करता है? कोलेस्टेरॉल। आप देखें कैसे ये इतना वैरायटी का बनता है। अब मुद्दा ये आता है, ये दिखते कैसे है ना? क्या इनका कंपोजिशन? एक हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक हम टेबुलर स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, ठीक है ना? कंपोजिशन कंपैरिजन, हम लोग कंपोजिशन कंपैरिजन कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आप देखें इसके पार्टिसिपेंट हैं। ऐसा ही आप लोग टेबल बना लीजिए सब लोग। हाँ, अब देखो, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में 8% ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, 29% फॉस्फोलिपिड्स होता है, जबकि 33% प्रोटीन होता है ना? सब कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। LDL में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में, आप देखें सिर्फ 4% ही ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, 21% फॉस्फोलिपिड्स होता है और 25% प्रोटीन होता है। अगर आप इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन देखते हैं, इसमें 31% ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, 22% फॉस्फोलिपिड्स होता है और 18% प्रोटीन्स होता है। अगर आप काइलोमाइक्रोन देखते हैं, इसमें 84% ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, 7% फॉस्फोलिपिड्स होता है और 2% से भी कम जो है वह प्रोटीन्स होता है। बस इतने 3-4 को ही हम कंपेयर कर दे रहे हैं। आप गौर करेंगे, अगर इन चारों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो काइलोमाइक्रोन में होता है। सब में कंपेयर करेंगे। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में होता है और सबसे ज्यादा प्रोटीन भी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये कंपैरेटिव स्टडी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। ये सभी मिलकर बनाते हैं। आप सब जानते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक सैचुरेटेड मतलब फैटी एसिड है, फिर फॉस्फोलिपिड है और फिर प्रोटीन है। ये तीनों आपस में मिलकर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब देखो, अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सब स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसे आपसे बता रहा हूं कि टाइप एंड रोल। सबसे पहला, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन? कोलेस्ट्रॉल, है ना? तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का काम, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम होता है टू कलेक्ट, किसको कलेक्ट करना? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, TAG शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड PL एंड प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन नहीं, कोलेस्ट्रॉल ना, एंड कोलेस्टेरॉल। इन तीनों को कलेक्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट देम, और इन सबको कहां भेजता है? इनटू लीवर। लीवर में भेजता है कि जाओ भाई वहां मेटाबॉलिज्म तुम करो, ठीक है ना? ये गुड माना जाता है शरीर के लिए, क्योंकि इससे
कोई हार्ट का इशू डेवलप नहीं करता है। अगर एलडीएल की बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ एलडीएल, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स जो ऊपर में लिखा है हमने, उसी तरीके से ये फैट मॉलिक्यूल्स है, ये तीनों फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो ऊपर में तीनों हैं, हम इनको एक वर्ड में क्या बोल रहे हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा। तो फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द बॉडी, पूरे शरीर में इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो तो ये बैड हो जाता है। थर्ड, इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, मतलब IDL होगा, IDL, ओके, डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर, इनका रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ triglycerides in our intestine टू कहां भेजता है इसको, लीवर, स्केलेटल टिश्यू एंड फैट टिश्यूज, ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन ये कहां से कहां करता है, हमारे इंटेस्टाइन से चीजों को लीवर में भेजता है। एलडीएल कहां करता है, पूरे शरीर में फैट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और एचडीएल क्या करता है कि इस फैट मॉलिक्यूल्स को पूरे बॉडी से लाकर लीवर में जमा करता है। इस प्रकार से आप इसका काम देख रहे हैं, काम भी याद रखना बहुत जरूरी है, काम मिस कर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम काइलोमैक्रॉन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग देखेंगे कैसे काइलोमैक्रॉन काम करता है, कैसे माइसेलर मेम्ब्रेन में काम करता है। लेकिन ये जो आप तरह तरह का काम करने का जो प्रवृत्ति देख रहे हैं हम लोग, ये सारे जो है यार कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड लिपिड्स है ना, HDL, LDL एंड IDL,